चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और चैप्टर है ये। कई बार इससे लैंड रिफॉर्म के बारे में संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो इस बारे में हम शुरुआत करते हैं। लैंड रिफॉर्म जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसे प्राचीन काल से ही देखेंगे कि ब्रिटिश शासन में किस तरह से इसका लैंड रिफॉर्म आगे होता रहा। तो यह हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि हम किसी ज़मीन को किसी भी तरीके से अगर बदलने की कोशिश करते हैं या उसकी ओनरशिप को चेंज करने की कोशिश करते हैं या रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं किसी ज़मीन को, तो उसको लैंड रिफॉर्म को उसका नाम दिया जाता है लैंड रिफॉर्म। जैसे बिजनेस रिफॉर्म होता है, ट्रेड रिफॉर्म होता है, उसी तरह से लैंड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो लैंड रिफॉर्म की कैटेगरीज होती है कुछ जो हम पढ़ेंगे। एक तो इसकी कैटेगरीज ये होती है कि कोई भी जमींदार वगैरह जो चीज़ें होती थी प्राचीन काल में, उनको समाप्ति जब हुई उनकी, तो उस समाप्ति को लैंड रिफॉर्म में शामिल किया गया। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। जब इंडिपेंडेंस भारत को मिल चुकी थी, उसके बाद जो सरकार बनी भारत में, उसने कोशिश की कि किसी भी तरह के जो जमींदार है, जो ब्रिटिश काल में काफ़ी महत्वपूर्ण और मजबूत हुए करते थे, उनको ख़त्म करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई नई सरकार द्वारा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, उसको हमने लैंड रिफॉर्म के तहत आता है, जिसमें जमींदारों को या जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा टीनेंसी रेगुलेशन भी आता है लैंड रिफॉर्म में। टीनेंसी रेगुलेशन ये होता है कि किसी ज़मीन में जो उसमें खेती करने वाले जो किसान होते हैं, प्राचीन काल में खासकर ब्रिटिश काल में ये होता था कि वो जो खेत में काम करने वाले होते थे, उनमें उनको खेत में काम तो करते थे, लेकिन वो ज़मीन जिस खेत में वो काम करते थे उनकी वो मालिक नहीं होते थे। उस ज़मीन के मालिक वो किसान नहीं होते थे, बल्कि उनका मालिक वो जमींदार हुआ करता था। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सरकार ने ये किया कि जो किसान जिस खेत में कई वर्षों से काम करता आ रहा है, उसको उस खेत की ओनरशिप दे दी जाएगी। जमींदारों से उस खेत को छुड़ा के उस किसान को दे दी जाएगी जो उसमें कई सालों से काम कर रहा है। ये टीनेंसी रेगुलेशन के तहत आता है। इसके अलावा एक तीसरा जो कैटेगरी आती है वो होती है सीलिंग क्या हुआ? सीलिंग ये हुआ कि कोई भी किसान या जमींदार कितनी ज़मीन अपने पास रख सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लीजिए किसी सरकार ने 10 एकड़ की सीलिंग रख दी, अपना दी, तो इसका मतलब ये है कि 10 एकड़ से अगर किसी किसान के पास इससे ज़्यादा ज़मीन हुई, 10 एकड़ से ज़्यादा, तो वो सरकार अपने पास ले लेगी। यानी वो केवल 10 एकड़ तक ही ज़मीन किसान अपने पास रख सकता है। तो सीलिंग वही हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन जो है कोई किसान अपने पास रख सकता है। और जब इंडिपेंडेंस मिली भारत को, उसके बाद जो सरकार आई, सरकार ने भी इसका उपयोग किया और कई बड़े जमींदार जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें का टुकड़ा था, उनसे ज़मीनें ली गई जो इस सीलिंग को उल्लंघन या सीलिंग से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन थी। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ डिस्परेट लैंड होल्डिंग, जिसे हम चकबंदी भी कहा जाता है, ये आजकल काफ़ी फेमस है। चकबंदी पहाड़ी राज्यों में खासकर ये चकबंदी होता है। यानी छोटे छोटे जो जगह होती है, ज़मीनों का टुकड़ा होता है, जिसमें होती तो ज़मीन है लेकिन वो बड़े स्तर में कोई काम वहाँ पर नहीं हो सकता उस ज़मीन में। तो उन ज़मीनों के टुकड़ों को आपस में मिला के कंसोलिडेट करते हुए, उनकी चकबंदी करते हुए, ये सरकार कोशिश करती है कि छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बड़ी ज़मीन तैयार की जाए जिसमें इंडस्ट्री या खेती या कोई भी चीज़ आगे हो सके। तो उस चकबंदी भी लैंड रिफॉर्म में आता है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग जो होती है, खासकर सोवियत यूनियन और चाइना में जब ये सोशलिस्ट सरकार द्वारा अपनाई गई थी, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग भी सरकार ने अपनाने की कोशिश की थी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, तो उसको भी लैंड रिफॉर्म में रखा गया था। इसके अलावा सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टीनेंसी वही जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वो जो किसानों का जो ओनरशिप दिलाना उन खेतों की, वो इसमें आता है। ये सब जो है ये कैटेगरी होती है लैंड रिफॉर्म की। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री, किस तरह से शुरुआत हुई लैंड रिफॉर्म में। ये ब्रिटिश काल से हम शुरुआत करते हैं। जब ब्रिटिश भारत में जिन्होंने राज शुरू किया जब से, तो उन्होंने जो है जमींदारी प्रथा मुगल काल से चली आ रही थी, लेकिन खासकर ब्रिटिश काल में जमींदारी जो प्रथा थी उसको काफ़ी मजबूती मिली और भारत के कई राज्यों में, खासकर ईस्टर्न जो भारत के पूर्वी राज्य है, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ जमींदारी प्रथा शुरू की गई या इसको तवज्जो दी गई। और इसके कारण भारत में जमींदारी प्रथा काफ़ी मजबूत ब्रिटिश कालीन में हुई। और ख़ास बात ये थी जमींदारी प्रथा की, ये जो है काफ़ी किसानों की इसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। किसान का लगभग, आप किसान अगर मान लीजिए 100 केजी कोई अनाज उगाता है, तो उसको 70 केजी जो है वो
टैक्स के रूप में जमींदार या सरकार को देना पड़ता था, खासकर जमींदारी को। तो किसान के पास अपने के लिए कुछ रहता नहीं था। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी एक तरीके से प्रताड़ित करने वाली प्रक्रिया बन गई थी, जमींदारी की जो प्रक्रिया थी। और इसके अलावा जो है भारत में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसके कारण भी जो भारत के खासकर फूड ग्रेन वाली जो ज़मीन है उसमें काफ़ी प्रेशर पड़ा था। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दी गई थी। लेकिन जब कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भारत में शुरू हुई तो इसका मतलब ये नहीं था कि भारत में बड़े बड़े किसान या बड़े बड़ी ज़मीन वालों किसान का उदय हुआ। भारत की जो खासकर ब्रिटिश काल में जो ज़मीन या कह सकते हैं जो लैंड का हिसाब ये था कि भारत में जो था कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसान खाद डालते हैं और उनकी जो खाद डालने के बाद जो ज़मीन में है उनकी उपजाऊ बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा ब्रिटिश कालीन में नहीं देखा गया। ब्रिटिश कालीन में ये था कि किसान जब एक साल में फसल उगाता था तो 100 किलो होती थी मान लीजिए, अगले साल या तो उसकी 100 किलो रहती थी या तो 90 केजी हो जाती थी। यानी वो जो फसल उगाता था वो बढ़ती नहीं थी उसकी फसल, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता था। और इंस्ट्रूमेंट जो होते हल वगैरह, हल का इस समय लकड़ी के हल हुआ करते थे जो कि एक तरीके से नाकाफ़ी होते थे। तो किसान इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाता था। तो भारत की कृषि की दशा ब्रिटिश काल में काफ़ी दयनीय बनी रही। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने जो है एक तो परमानेंट सेटलमेंट किया था, जिसे हम जमींदारी प्रथा कहते हैं ईस्टर्न क्षेत्रों में, जिसमें बंगाल और उड़ीसा था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन ने रैयतवारी सिस्टम भी अपनाया था, जो कि दक्षिण भारत में अपनाया गया था। तो रैयतवारी सिस्टम भी कहने के लिए तो इसमें जमींदारी प्रथा नहीं थी, जमींदार नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं आगे समय में जब ये रैयतवारी क्षेत्र जब इनके आगे समय में किसानों में काफ़ी बोझ पड़ा और इस क्षेत्रों में भी जमींदारी जो है प्रथा उभरने लगी थी। तो रैयतवारी सिस्टम में भी जो है जमींदारी प्रथा आने लग गई थी आगे वाले वक्तों में। लगभग समझ लीजिए 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में भी जमींदार आने लग गए थे। इसके अलावा जो है और ख़ास तौर में ये है क्योंकि जमींदार जो थे, जो किसान जिस खेत में काम करते थे वो उस खेत के मालिक नहीं माने जाते थे कई भागों में देश के। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि लगभग 75% जो भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वो एक तरीके से लैंडलेस थे, यानी उनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं थी। वो किसी या तो मज़दूर के रूप में काम करते थे या तो किसान के रूप में काम करते थे। मज़दूर के रूप में तो उनकी कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन किसान के रूप में भी जमींदारी जो ज़मीन का है उसका मालिक रहता था, किसान मालिक नहीं रहता। तो इसका फ़र्क ये पड़ा कि 75% जो भारत की गांव में रहने वाली जो आबादी थी वो लैंडलेस थी। और इसके अलावा टैक्स के अलावा भी इलीगल जो एक्सेक्शन था वो काफ़ी रैम्पेंट था। यानी इसका मतलब ये है जो साहूकार लोग थे वो भी किसानों से काफ़ी टैक्स मतलब लोन जो देते थे साहूकार किसान को, उसमें बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट लगाते थे और दरें लगाते थे। तो इसके कारण भी किसान जो है वो साहूकार के जालों में फंस के हुए अपने आप को एक तरीके से उनके पास कोई जो दयनीय ही स्थिति बनी रही उनकी, और साहूकार भी जो है किसान को लूटते थे। और जो किसान साहूकार के पैसे नहीं लौटा पाता था उसको बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था साहूकार के घर में, या साहूकार जो भी अपना काम उसे देता था। तो किसान भी इस समय काफ़ी बंधुआ मजदूर इस दौर में भारत की किसानों में पाई जाती थी। और इसके अलावा एक ये था कि भारत जब आज़ादी मिली 1947 में, तो भारत में जो जैसे हमने पढ़ लिया था कि जो किसान का खेत है उसमें अनाज कम होता था। तो इसका ये मतलब बनता है कि भारत में अनाज की कमी थी इस दौरान 1947 में। और भारत में हम आगे भी देखेंगे कि भारत में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्लान अपनाए गए उस सभी दौर में भारत में जो है अनाजों की कमी बनी रही, और भारत जो है दूसरे देशों से उसे आयात करना पड़ता था अनाज का। तो ये जो अनाज की कमी हुई ये सब जो है ये जो ब्रिटिश शासन ने जो अपनी एक नीति अपनाई थी भारत के किसानों के प्रति, उसका ही नतीजा ये था कि भारत में अनाज की कमी रहती थी। अब इस लैंड रिफॉर्म की शुरुआत जो स्टार्ट है उसे पढ़ते हैं हम। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, 1885। तो इसने जो है ये 1885 में जब से इसका जो है
जन्म हुआ तब से ही ये ब्रिटिश सरकार से मिन्नतें करती थी कि जो टैक्स है किसानों में उसे कम करा जाए, और जो एक टैक्स है उसको फिक्स कर दिया जाए। जैसे कोई सरकार टैक्स लगा रही तो 20 साल तक के लिए उसे फिक्स कर दिया जाए, ताकि सरकार उसमें बढ़ावा साल 10 साल बढ़ावा ना करे, और एक फिक्स दर में किसानों से पैसा लिया जाए और कम कम दरों से लिया जाए। ये किस नेशनल कांग्रेस जो है डिमांड करती रही सरकार से। इसके अलावा जो है 1870 और 1880 के दौरान जो है बड़ी संख्या में जो किसान थे वो मोबिलाइज किए गए, ताकि जो है वो अपने जो जो साहूकार या जो जमींदार है उसके खिलाफ विद्रोह भी हुआ इस दौरान 1870 और 1880 में। खासतौर में बंगाल और महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है उनमें काफ़ी विद्रोह हमें इस दौरान देखने को मिलता है 1870 और 1880। तो इसके अलावा जब 19वीं शताब्दी ख़त्म हो गई और 20वीं शताब्दी आई, उस दौरान जो है एक हमें पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न ये था कि उस टाइम 20वीं शताब्दी में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वो तेज़ी पकड़ रहा था। तो उस नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ एक किसानों का जो मूवमेंट पहले से चला रहा था, उन दोनों का एक तरीके से समागम हुआ। यानी दोनों ही एक दिशा में चलने लगे, और दोनों का मतलब ही ये था कि ब्रिटिश से जो है वो छुटकारा पाया जाए, क्योंकि किसानों को भी ब्रिटिश जो पॉलिसी थी उससे नुकसान हो रहा था, और नेशनलिस्ट जो लोग थे जो आज़ादी या ऑटोनोमस चाहते थे वो भी ब्रिटिश सरकार के शासन या प्रशासन से परेशान थे। तो दोनों ही एक गठजोड़ हमें इस दौरान में देखने को मिला इंडिपेंडेंस मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट में 20वीं शताब्दी में। और इसका एक उदाहरण हमें बारदोरी सत्याग्रह में देखने को मिलता है, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था। तो ये एक तरह से किसान मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट था, लेकिन इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट की भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। अब इसके 1931 में कांग्रेस का नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, कराची सेशन जिसे कहा जाता है। उसमें फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में कांग्रेस ने बात की थी। यानी जब इंडिपेंडेंस भारत को मिल जाएगी तो भारत में किस तरह से फंडामेंटल राइट और इकोनॉमी अपनाई जाएगी, वो कांग्रेस द्वारा कराची सेशन 1931 में अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, कभी बहुत बार पूछा जाता है 1931 का कराची सेशन। तो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम इसमें अपनाए गए थे। और जब इकोनॉमिक प्रोग्राम की बातें की गई थी सेशन में, तो खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जो बातें की गई थी वो ये की गई थी कि जब भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो जो भारत के जो किसानों के ऊपर टैक्स डाला जाता है उसमें काफ़ी कमी करेगी भारत सरकार, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो या इस सेशन में कही थी बात। इसके अलावा जो है कोई बंधुआ मजदूर है उसको छुटकारा दिया जाएगा, उसको सर्वडम से छुटकारा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है फ्रीडम हैव और जो पीजेंट है यानी किसान है उन्हें अपने यूनियन बनाने की छूट दी जाएगी। ये कांग्रेस ने ये बातें की गई थी। और इसके बाद जो है किसान कॉन्फ्रेंस भी इलाहाबाद में हुई 1935 में, जिसे सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, किसान कॉन्फ्रेंस। तो इसने जो बात की, इसने कहा था कि जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कांग्रेस का काम होगा कि जमींदारी को एबोलिश करना, ख़त्म करना। ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1935 में ये बातें कांग्रेस द्वारा की गई थी। अब ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1936 में बनी। ये किसानों की ऐसी पहली संस्था थी जो पूरे भारत में किसानों का नेतृत्व करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो है सहजानंद एक व्यक्ति है, वो इसके अध्यक्ष बने गए थे ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा इसके अंदर NG रंगा भी एक व्यक्ति थे, वो भी इसमें किसान कांग्रेस में शामिल थे। आगे चल के इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की ज़्यादा यहाँ पर विचारधारा हमें इस ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में देखने को मिलती है। शुरुआत में तो सोशलिस्ट थी है, लेकिन आगे जाके कम्युनिस्ट में बदल गई है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। लेकिन इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण एक योगदान है, क्योंकि आगे हम जो था तेलंगाना में जब किसानों ने विद्रोह किया था निजाम के खिलाफ, तो उसमें भी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण भाग था मोबिलाइज करने में किसानों को। नेहरू भी इसके फर्स्ट सेशन, जब इसका सेशन हुआ था 1936 में, तो ये नेहरू इसके जो थे मेंबर थे। सहजानंद जो व्यक्ति थे वो इस किसान कांग्रेस के पहले चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और नेहरू इसके सदस्य फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे। अब फैजपुर 1936 में एक फैजपुर कांग्रेस का सेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने डिमांड की ब्रिटिश सरकार से कि जो है कैनल यानी नदी, जो नहर है, इरिगेशन जो टैक्स होते हैं ब्रिटिश सरकार उसमें कमी करे। ये कांग्रेस ने 1936 में ब्रिटिश सरकार से डिमांड की थी। और इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि सोवियत मॉडल
के आधार में भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग की शुरुआत होनी चाहिए। और 1937 में जब भारत में चुनाव हुए थे तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने काफ़ी जगहों में कोशिश की थी कि जो टैक्स है किसानों के ऊपर उसको उसकी दरों में कम करी जाए, और जो है जो बंधुआ मजदूर है उनको छुड़ाने की भी कोशिश कांग्रेस ने इस दौरान 1937 से लेकर 1939 में की थी, जब कांग्रेस की राज्यों में सरकार थी। लेकिन उसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार से कई बार गतिरोध कांग्रेस की राज्य सरकारों का बना रहा, और ये जो रिफॉर्म में ढंग से पालन नहीं हो पाया 1937 से 1939 के बीच। और इस दौरान जो है कुछ सफलता भी मिली थी प्रोविंस गवर्नमेंट को, जैसे बिहार टीनेंसी एक्ट, जो कांग्रेस बिहार में सरकार थी कांग्रेस की, उसने पास किया था। इसके अलावा मुंबई, सीपी, उड़ीसा में भी ये बिल पास हुए थे टीनेंसी एक्ट, जिसमें जो है किसानों के ऊपर जो है टैक्स में कमी की गई और उन्हें जो है टेनेंसी राइट दिए गए, यानी ओनरशिप राइट काफ़ी किसानों को इस दौरान मिले गए। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो कांग्रेस जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत में कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी उसने इस्तीफा दे दिया था। तो इसके इस्तीफा देने का फ़र्क ये पड़ा कि जो कांग्रेस रिफॉर्म कर रही थी उसमें एक तरीके से रुकावट आ गई। और जो है तेलंगाना मूवमेंट भी इस दौरान, और तेभागा मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के 1946 में तेभागा मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ये जो है ये एक तरीके से ये इसलिए फेमस है तेभागा मूवमेंट, ये बंगाल में हुआ था और ये वायलेंट मूवमेंट था, यानी इसमें काफ़ी हिंसा हमें देखने को मिली थी। और इसमें चाहते किसान ये था कि इस दौरान बंगाल में जब तेभागा मूवमेंट से पहले किसानों में 50% की दर से टैक्स लगता था, यानी किसान अगर कोई अनाज उगाता है तो आधा अनाज उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जिससे उसे काफ़ी परेशानी होती थी। तो तेभागा मूवमेंट की ये मांग थी कि जो टैक्स है इसको एक आधे से कम करते हुए 1/3 कर दिया जाए, 33% कर दिया जाए। तो ये तेभागा मूवमेंट की बंगाल में हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको लीड जो किया था वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया किसान महासभा ने किया था। और इसके अलावा तेलंगाना मूवमेंट भी जो है ये भी काफ़ी निजाम सरकार के खिलाफ ये तेलंगाना में शुरू हुआ था। ये भी एक वायलेंट मूवमेंट था और इसे भी कम्युनिस्ट पार्टी ने नेतृत्व किया था इसका। और आगे जाके 1951 में सरकार ने इसे एक तरीके से दबा दिया था। जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत 1951 में से दबा दिया गया था इस मूवमेंट को। लेकिन इस दौरान भी किसानों ने कई जगहों में, इन दोनों मूवमेंट में कई जगहों में जो है हिंसा का प्रयोग करते हुए जमींदारों की जो ज़मीन थी उसको लूट के अपनी बना दी थी। तो ये इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, तेभागा मूवमेंट और तेलंगाना मूवमेंट। और ख़ास बात ये थी कि दोनों ही वायलेंट हिंसा वाले मूवमेंट थे। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1947 में 1947 में कांग्रेस ने एक कमेटी बैठाई जो कि इकोनॉमी के बारे में सरकार को सुझाव देगी। और जो इस कमेटी थी इसने एग्रीकल्चर के बारे में भी 20 पॉइंट रिकमेंडेशन दिए, 20 पॉइंट दिए। ये 20 पॉइंट भारत में लैंड रिफॉर्म के संबंधित ये 20 पॉइंट थे। और इस रिफॉर्म में इस पॉइंट 20 पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो भी इंटरमीडिएट्स है उसको एबोलिश कर दिया जाए, यानी जो जमींदार है ये भी इंटरमीडिएट्स में माने जाते जमींदार, इनकी जो है पोजीशन है इसको ख़त्म कर दिया, यानी जमींदार प्रथा को ख़त्म करने की इसने सिफारिश की थी इस कमेटी ने। इसके अलावा इसने ये कहा था कि अगर कहीं पर जमींदारों से ज़मीन लेने के बाद जो सरकार ज़मीन ले लेती है जमींदारों से, उस ज़मीन का सरकार कोऑपरेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब जो है इसके अलावा इस कमेटी ने कहा था कि लैंड सीलिंग के लिए सरकार एक माप लेके आए। माप का मतलब ये है कि इससे लैंड सीलिंग जो है, इससे पहले ब्रिटिश सरकार में कोई लैंड सीलिंग नहीं थी। तो इस कमेटी ने ये कहा था कि जो सरकार है एक निश्चित एक ऐसी मेज़र किया जाए किसी ज़मीन को कि अगर कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन रखता है, यानी उस लिमिट से कोई व्यक्ति या ज़मींदार जो है उस लिमिट से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन होगी तो वो सरकार उसे अपने पास अधिग्रहण कर लेगी। ये लैंड सीलिंग भी इस कमेटी ने जो बात की गई थी। इसके अलावा जो है अब जब ये जो कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन इसका जो है
इसका पालन नहीं हो पाया। वो इसलिए पालन नहीं हो पाया क्योंकि जो ग्राम और एग्रीकल्चर ये भी जो सब्जेक्ट थे ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी ये सब स्टेट लिस्ट, यानी इसके बारे में जो है केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार केवल राज्य सरकार को सुझाव दे सकती है कि आपको इसमें फैसला लेना चाहिए, लेकिन मजबूर नहीं कर सकती केंद्र सरकार राज्यों को। यानी अगर केंद्र सरकार किसी राज्य से चाहती है कि उसको लैंड सीलिंग जो है 10 एकड़ रखनी चाहिए, लेकिन वो राज्य की जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि 25 एकड़ ही हम रखें, उससे कम ना करें। तो जो केंद्र सरकार है वो मजबूर नहीं कर सकती इस प्रोविंस गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को कि वो 25 से 10 एकड़ कर दे। ये राज्य सरकारों में डिपेंड है वो कि कितनी सीलिंग करे। तो ये भी हमको देखना पड़ता है कि जो इस दौरान जो है राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की बातें ढंग से नहीं मानी, और जो सीलिंग रखी गई थी लैंड सीलिंग वो काफ़ी बड़ी ज़्यादा रखी गई थी, जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये हुआ। अब जो है जमींदारी एबोलिशन हम पढ़ते। जमींदारी एबोलिशन जैसे कि हमने कमेटी अपना ली गई थी, कमेटी ने कहा था कि जमींदारों को हमें अब एबोलिशन कर देना चाहिए। तो एबोलिशन यहाँ पर हो गया था। तो जमींदार का एबोलिशन इस तरह से हुआ था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन कमेटी बैठाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जीबी पंत ने की थी। तो ये जीबी पंत ने कुछ अपने एक नियम बनाए थे। नियम ये बनाए गए थे कि कोई जमींदारी प्रथा तो हमने बंद करनी है, वो तो बंद होगी, लेकिन अगर कोई जमींदार है उसकी हम खेत ले रहे हैं तो उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन किस हिसाब से दिया जाएगा? कंपनसेशन देने की जो प्रणाली अपनाई गई थी वो जीबी पंत द्वारा ये दी गई थी कि अगर कोई बड़े जमींदार है तो उनको कम कंपनसेशन मिलेगा उनकी ज़मीन। लेकिन अगर कोई छोटे जमींदार है, अगर उनसे ज़मीन ली जा रही है, जो सीलिंग की लिमिट को जो पार करने वाले जमींदार है उनसे अगर ज़मीन ली जा रही है तो बड़े जमींदार से तो उनको कम पैसा दिया जाएगा, बड़े जमींदार को कंपनसेशन के तौर में, लेकिन छोटे जमींदारों को बड़े जमींदारों के मुकाबले ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो ये जीबी पंत का ये जो है कंपनसेशन मॉडल था। तो जमींदारों को कंपनसेशन इस मॉडल के तहत दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी दिया गया और बाकी सरकार द्वारा जैसे मध्य प्रदेश और बंगाल और कई राज्य सरकार द्वारा भी कंपनसेशन जो है जमींदारों को उनका खेत का दिया गया। लेकिन जो कंपनसेशन दिया गया वो कम था, काफ़ी कम था। और जो जमींदार थे वो जाहिर सी बात है कि कंपनसेशन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कंपनसेशन बहुत कम दिया जा रहा था। तो उन्होंने हर कोशिश की अपनी ज़मीन बचाने की, उन्होंने हर कोशिश की। वो कोर्ट में गए, उन्होंने कोर्ट में जो है इस पूरे कानून को उन्होंने चुनौती दी, और जो है कई कोर्टों ने उनकी बातों को माना और उनके पक्ष में निर्णय दिया, जमींदारों के पक्ष में निर्णय। तो अब केंद्र सरकार में एक तरीके से अब एक दुविधा पैदा हो गई थी कि अगर कोर्ट भी अगर जमींदारों का सहारा बनने लग गए तो जमींदारी ख़त्म कैसे होगी। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए जो है भारत में फर्स्ट अमेंडमेंट और फोर्थ अमेंडमेंट लाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के तहत जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, और इसके तहत जो है जो लैंड रिफॉर्म के संबंधित जो एक्ट थे, कानून थे, उनको मजबूत बनाने की इसमें कोशिश की गई, ताकि जो कोर्ट है वो भी हस्तक्षेप ना कर सके सरकार के काम में, इस लैंड रिफॉर्म के काम में। तो ये लाया गया। इसके तहत जब ये अमेंडमेंट लाए गए तो अब जो जमींदार थे वो कोर्ट में जब जाते थे तो कोर्ट जो है अब, क्योंकि अब ये अमेंडमेंट लाए गए थे तो कोर्ट भी अब उनका सहायता नहीं कर पाती थी, और एक तरीके से जो जमींदार प्रथा थी वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने लग गई थी और ख़त्म हो गई थी इन अमेंडमेंटों को लाने के बाद। लेकिन जमींदारी जो प्रथा थी उसको ख़त्म होने में एक और दुविधा ये थी कि लैंड रिकॉर्ड का अभाव था। यानी किसी व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है वो सरकार को मालूम नहीं था। सरकार और जमींदार भी अपनी जो लैंड है उसको छुपाने की कोशिश करते थे। वो जो जमींदार था वो अपने ही घर के लोगों में वो ज़मीन बांट दिया करता था, या अपने रिश्तेदारों को कुछ ज़मीन दे दिया करता था, ताकि उसकी ज़मीन जो है वो लैंड सीलिंग के लिमिट से बच जाए।
तो ये किसान जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने की काफ़ी कोशिश की। और जैसे कि हम पढ़ चुके कि कंपनसेशन कम दिया जाता था और स्टेट टू स्टेट बदलाव था। किसी स्टेट में थोड़ा ज़्यादा कंपनसेशन दिया जाता था ज़मींदारों को, किसी स्टेट में कम दिया जाता था। कश्मीर, खासकर कश्मीर में तो कोई कंपनसेशन जो है ज़मींदारों को नहीं दिया गया वहाँ की सरकार द्वारा। और कश्मीर में ही ये जो लैंड रिफॉर्म है सबसे ज़्यादा सफलता इसको मिली। कश्मीर और केरला के कुछ भागों में मिली और आगे जाके बंगाल में भी मिली, लेकिन मुख्यतः कश्मीर को इसमें काफ़ी सफलता लैंड रिफॉर्म में मिली थी। और अब इस लैंड रिफॉर्म की वीकनेसेस क्या थी? वीकनेसेस ये थी इसकी, सबसे पहले जो कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई थी 1949 में, जिसे हम कुमारप्पा कमेटी कहते हैं। कुमारप्पा ने ये कहा था कि जैसे एक दुविधा हम पढ़ चुके थे कि किसी जो जमींदार है उसकी ज़मीन कैसी नापी जाए, वो कितनी ज़मीन उसके लिए काफ़ी है। ये इस कमेटी ने इसमें एक सुझाव दिया। उसने कहा पर्सनल कल्टीवेशन की एक बात कही उसने कमेटी ने, यानी अगर मान लीजिए किसी जमींदार का खेत में या उसके परिवार को लगभग 100 क्विंटल, उस परिवार के लिए इतना अनाज काफ़ी है, एक जमींदार के परिवार के लिए या एक किसान के परिवार के लिए, तो उस 100 क्विंटल का 3 गुना 300 क्विंटल पैदा करने वाली ज़मीन, 300 क्विंटल तक पैदा करने वाली जो ज़मीन है वो जमींदारों तक रखी जाएगी। इससे ज़्यादा जो ज़मीन है 300 से, मान लीजिए अगर किसी पूरे प्लॉट में 500 क्विंटल की खेती अनाज होता है 500 क्विंटल का, तो उस जो जमींदार या उस किसान को 300 क्विंटल तक ही ज़रूरत है, तो सरकार जो है वो 200 क्विंटल जो बचे हुए ज़मीन का टुकड़ा है उसे वो सरकार अपने पास ले लेगी। ये इस कमेटी ने सुझाव दिया था। तो पर्सनल कल्टीवेशन का ही ये मतलब है कि कोई भी जमींदार या किसान का परिवार का 3 गुना वो उनके पास रखा जाएगा। इसके अलावा जो ज़मीन वो उनकी पर्सनल ज़मीन होगी। इसके अलावा जो ज़मीन बचेगी वो सरकार अपने पास ले लेगी और उसमें कोऑपरेटिव्स का नियम अपनाएगी। तो इसकी वीकनेसेस आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।